हाय एवरीवन, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे हम लोग और इसमें आयनिक कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज को देख रहे थे। पिछला लेक्चर में आयनिक कंपाउंड का फिजिकल स्टेट, सॉल्युबिलिटी और ब्रिटलनेस के बारे में हमने पढ़ा। आज जो कुछ और प्रॉपर्टीज बचे हुए हैं आयनिक कंपाउंड्स के, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसमें से एक है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहने का मतलब हुआ कि क्या आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे या नहीं, कंपाउंड से इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा या नहीं, उसके बारे में। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। अब ये चार्ज अपने आप फ्लो नहीं करते हैं। चार्ज फ्लो करने के लिए कुछ चार्ज का मीडियम होना चाहिए, कुछ चार्ज कैरियर होना चाहिए। और जनरली जो किसी सब्सटेंस में चार्ज कैरियर होता है वो या तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पॉजिटिव होल्स होते हैं, या फिर केटायंस या एनायंस हो सकते हैं। तो कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तभी करेगा जब उसके अंदर चार्ज कैरियर हो, मतलब या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो या तो फ्री आयंस हो। फ्री इलेक्ट्रॉन्स या आयंस हैं तो सब्सटेंस से करंट फ्लो करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। हम लोग आयनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात ना करते हुए हम लोग यहाँ बात करेंगे आयंस की। और यदि आयंस की बात करते हो तो जैसा कि हमने पढ़ा कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स में जो केटायंस और एनायंस होते हैं वे आपस में टाइटली हेल्ड हैं बाय अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बाय अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो एक आयनिक कंपाउंड में जो केटायंस और एनायंस हैं वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एक बहुत ही मजबूत फोर्स से, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। अब यदि ये केटायंस और एनायंस आपस में जुड़े हुए हैं, कहने का मतलब कि ये फ्री नहीं है। तो यदि इस कंपाउंड से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे तो इस करंट को आगे ले जाने वाला कोई नहीं होगा, इसके अंदर कोई चार्ज कैरियर नहीं होगा। और जब कोई चार्ज कैरियर नहीं होगा तो सब्सटेंस से करंट पास नहीं करेगा। तो आयनिक कंपाउंड्स जब सॉलिड फॉर्म में होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं, तो केटायंस और एनायंस एक दूसरे से टाइटली हेल्ड हैं बाय अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दैट इज नो आयंस आर फ्री टू कैरी चार्ज और टू एक्ट एज मीडियम फॉर इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट। Therefore, ionic compounds do not conduct electricity in the solid state. Solid state में आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। लेकिन जब आप आयनिक सॉलिड को वाटर में डिजॉल्व करोगे तो सॉल्युबिलिटी में हमने देखा कि वाटर के पास एक एबिलिटी है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई है, जो क्या करता है कि आयनिक सॉलिड में आयनों के बीच बनने वाला आयनिक बॉन्ड, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को तोड़ देता है और आयंस को सेपरेट कर देता है। तो क्या होगा, यहाँ से केटायंस और एनायंस हो जाएंगे अलग, फ्री आयंस। और यही फ्री आयंस काम करेंगे एक्ट एज चार्ज कैरियर का काम करेंगे। और चार्ज कैरियर का काम करेंगे तो इसके चलते गुड कंडक्टर हो जाएगा यह सब्सटेंस, गुड कंडक्टर। तो आयनिक कंपाउंड्स सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कैरी नहीं करते हैं, क्योंकि सॉलिड स्टेट में उनके अंदर कोई चार्ज कैरियर नहीं है, आयंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं मजबूत फोर्स से। लेकिन वही आयनिक कंपाउंड को जब वाटर में डिजॉल्व करके एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो वह आयनिक सॉलिड केटायन एनायन में ब्रेक कर जाता है, आयंस फ्री हो जाते हैं जो कि चार्ज कैरियर का काम करते हैं, उन्हें करंट को आगे बढ़ाने का। दैट्स वाई द आयनिक कंपाउंड्स बिकम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द एक्वस मीडियम, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो आयनिक कंपाउंड है उसको आप मेल्ट कर दो,
तो आयनिक कंपाउंड को जब आप मेल्ट करोगे, हीट करोगे, तो यहाँ मिलेगा इसका मोल्टेन फॉर्म, और मोल्टेन फॉर्म में भी आयन जो है सेपरेट हो जाते हैं, तो यहाँ से भी जो है यह इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा। तो आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट, बट they are good conductors of electricity in the form of aqueous solution or in the molten form due to the presence of free ions which act as charge carrier। जैसे NaCl है, नमक एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें Na प्लस केटायन है और Cl माइनस एनायन है। यदि यह Na प्लस और Cl माइनस आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब NaCl सॉलिड क्रिस्टल के रूप में है, तो क्या होगा कि यह जो NaCl है यदि यह सॉलिड है आयनिक क्रिस्टल, तो इस केस में क्या है कि Na प्लस और Cl माइनस तो आपस में जुड़े हुए हैं, तो जब इससे करंट पास करवाओगे तो नहीं होगा। लेकिन इसी NaCl को जब आप वाटर में डिजॉल्व करोगे तो आप लिखोगे Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, दैट इज द आयंस गेट फ्री। इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन टूट गया, हालांकि अभी भी वे बिल्कुल फ्री नहीं है क्योंकि अब वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, लेकिन रिलेटिवली फ्री हुए। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े हुए थे, अब आयन डायपोल से जुड़े हुए हैं वाटर के साथ, देखे थे पिछला लेक्चर में हम लोग। तो ये आयन बिल्कुल फ्री नहीं है, तो ऐसे आयन को हम लोग फ्री आयन नहीं बल्कि मोबाइल आयंस बोलते हैं। मोबाइल आयंस मतलब मूवेबल आयंस। तो जनरली लोग बोलते हैं कि आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं एक्वस मीडियम में फ्री आयंस के चलते। नहीं, फ्री आयंस नहीं, मोबाइल आयंस। फ्री का मतलब हुआ कि उसके साथ कोई नहीं जुड़ा हुआ रहेगा, लेकिन कहाँ वाटर में इसको हम लोग किए तो वाटर का मॉलिक्यूल तो इसके साथ जुड़ा ही हुआ है, तो आप इसको फ्री आयंस कैसे बोलोगे? मोबाइल आयंस, मूवेबल आयंस। मोबाइल आयंस मतलब पहले की तुलना में फ्री हुए, अब वे इधर उधर मूव कर सकते हैं, यहाँ मूव नहीं कर सकते थे। या फिर इसी आयनिक सॉलिड को जब हीट करोगे तो मेल्ट करेगा, और मेल्ट करेगा तो Na प्लस और Cl माइनस यहाँ से अलग होगा, दिस इज कॉल्ड मोल्टेन NaCl। तो यहाँ इसको आप बोल सकते हो फ्री आयंस, क्योंकि यहाँ Cl माइनस के पास कोई नहीं है, Na प्लस के पास कोई नहीं है, लेकिन यहाँ दोनों के साथ वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ, तो दीज आर मोबाइल आयंस पर दीज आर फ्री आयंस। और यही मोबाइल या फ्री आयंस के चलते जो है आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं आइदर इन एक्वस मीडियम और इन द मोल्टेन स्टेट। तो आता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट बट आर गुड कंडक्टर्स इन द एक्वस मीडियम और मोल्टेन फॉर्म, एक्सप्लेन। तो इसी बात को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे, हो जाएगा। अब अगला प्रॉपर्टी जो है, तो टोटल 4 प्रॉपर्टी हम लोग देखे, फिजिकल स्टेट देखे, सॉलिबिलिटी देखे, ब्रिटलनेस देखे, और अभी हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखे। अच्छा, अब जो यह इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है एक्वस मीडियम में, तो आप चाहोगे तो इसके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज इंक्रीज्ड, इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेज ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ आयनिक वेलोसिटी। कि NaCl को आप वाटर में डिजॉल्व किए तो यह इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हुआ, क्योंकि इसमें आयंस फ्री हो गया, और यही आयन के द्वारा जो है करंट आगे बढ़ेगा, यही आयंस वहाँ चार्ज कैरियर का काम करेंगे। तो ये आयंस का वेलोसिटी जितना ज़्यादा होगा उतना ही फास्टली ये मूव करेंगे, जाहिर सी बात है। और आयन का वेलोसिटी ज़्यादा कब होगा? जब इनका एनर्जी ज़्यादा होगा, और यही एनर्जी बढ़ाएंगे हम लोग टेम्परेचर दे करके। तो जब आयनिक कंपाउंड का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आयनिक वेलोसिटी बढ़ेगा, और आयनिक वेलोसिटी बढ़ जाने से जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उस सॉल्यूशन का इंक्रीज कर जाएगा। प्योर वाटर हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है, डिस्टिल्ड वाटर या प्योर वाटर, क्योंकि उसके अंदर कोई चार्ज कैरियर नहीं है। लेकिन उसी वाटर में आप नमक घोल लो और उसके बाद करंट पास करवाओ, एकदम फास्टली पास करेगा। ऑब्जर्व करना कि ट्रांसफार्मर के पास या जनरली घर में भी हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग लेते हैं, अर्थ से नीचे गड्ढा खोदते हैं और उसमें क्या करते हैं, कोयला डाल देते हैं या नमक डाल देते हैं, पानी उसमें रहता है तो वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा मिलता है।
तो जो आप नमक डाल रहे हो गड्ढा खोद करके, तो नमक जो NaCl है वहाँ पानी से कंबाइन करेगा तो आयन में टूटेगा, और यही आयन चार्ज कैरियर का काम करेंगे तो ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, तो वोल्टेज जो है सो बढ़ जाएगा आपके यहाँ का। तो डिपेंड करता है इस आयनिक सॉलिड या इसके कंडक्टिविटी पर। अब अगला प्रॉपर्टी जो है इसका आयनिक कंपाउंड का, वह है नेचर ऑफ रिएक्शन। नेचर ऑफ रिएक्शन। आयनिक कंपाउंड्स पोजेज या आयनिक कंपाउंड्स exhibit very fast chemical reactions। आयनिक कंपाउंड्स का जो केमिकल रिएक्शंस होता है वह बहुत ही फास्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन में आयंस इन्वॉल्व होते हैं। देयर इज नो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन में इलेक्ट्रॉनों का रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन फिर से सजते नहीं हैं, फिर से बढ़ते नहीं हैं, जो है वही। और ये रिएक्शन आयनों के द्वारा होते हैं। आयन का सिंपली रीअरेंजमेंट हो जाता है, समझो एक प्रकार से आयनिक रिएक्शन में, कि एक स्पीशीज के पास से हटा आयन और वही दूसरे के पास चला गया, और यह होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो आयनिक कंपाउंड्स का रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। और रीज़न हुआ कि आयनिक कंपाउंड्स का जो रिएक्शन है उसमें आयंस इन्वॉल्व होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो आयंस का केवल रीअरेंजमेंट होता है, और वह आयन का रीअरेंजमेंट जो है बहुत ही फास्ट होता है, इसलिए रिएक्शन काफ़ी तेज़ी से होता है। एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि आयनिक कंपाउंड का रिएक्शन अप्रॉक्स 10⁻⁻8 सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है। 10⁻⁻8 सेकेंड में, समझ रहे हो, पलक झपकते उससे भी कम टाइम, इतना फास्ट होता है रिएक्शन। और रिएक्शन इतना फास्ट होता है, ऑब्जर्व कैसे किया गया, इसका एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में क्या है कि जब सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को मिलाया गया सिल्वर नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन में, तो रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन होकर के बना सोडियम नाइट्रेट, जो कि सॉल्युबल था, प्लस सिल्वर क्लोराइड जो कि सॉलिड था, और यह वाइट प्रिसिपिटेट के रूप में ऑब्जर्व हुआ, इनसॉल्युबल, और यह सॉल्युबल। ये दोनों सॉल्युबल है, एक्वस फॉर्म में है, ऐसा समझना है। आप क्या किए, एक बीकर में सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन लिए, कलरलेस ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होगा। एक बर्तन में सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिए, वो भी जनरली कलरलेस ट्रांसपेरेंट होगा। अब सिल्वर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन जिस बर्तन में है उसमें आप क्या करो, सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को मिलाओ। जैसे ही सोडियम क्लोराइड का एक बूंद भी इसमें जाएगा, देखोगे इस बर्तन का बॉटम में तुरंत वाइट वाइट पार्टिकल सेटल डाउन होने लगेंगे। तो ये जो वाइट पार्टिकल सेटल डाउन होंगे, ये होंगे सिल्वर क्लोराइड। तो ये दोनों जो है ना सॉल्यूशन के फॉर्म में, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड दोनों वाटर में सॉल्युबल है, लेकिन जब दोनों को एक दूसरे से मिलाओगे तो यहाँ आयनिक रिएक्शन होगा, और आयनिक रिएक्शन में सिंपली आयन जो है रिप्लेस हो जाएगा। देखो सोडियम के साथ यहाँ क्लोराइड है, और यहाँ सोडियम के साथ नाइट्रेट चला गया, यहाँ सिल्वर के साथ नाइट्रेट है, यहाँ सिल्वर के साथ क्लोराइड, तो आयन्स केवल एक्सचेंज हो गए। और आयन एक्सचेंज होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत फास्ट होता है। और यही बहुत फास्ट होगा तो रिएक्शन होकर के जो सोडियम नाइट्रेट बनेगा, यह भी वाटर में सॉल्युबल है, तो सॉल्यूशन के फॉर्म में ही रहेगा। लेकिन जो सिल्वर क्लोराइड बना, यह वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। तो क्या करेगा,
कि व्हाइट प्रिसिपिटेट के रूप में नीचे बर्तन में बैठ जाएगा। तो हम बोले ना कि जैसे ही एक बूंद भी सोडियम क्लोराइड का इसमें जाएगा ना, तुरंत प्रिसिपिटेट बनेगा, पलक झपकते समय भी नहीं पता चलेगा कि कब प्रिसिपिटेट आया। तो यह प्रिसिपिटेट तुरंत मिल रहा है, इसका मतलब AgCl बहुत जल्दी बना, और AgCl बहुत जल्दी तभी बनेगा जब यह रिएक्शन वेरी फास्ट होगा। तो ऐसे हम लोग आयनिक रिएक्शन के नेचर को पता करते हैं कि आयनिक रिएक्शंस जो होते हैं उसमें केवल आयंस इन्वॉल्व होते हैं, आयंस का रीअरेंजमेंट होता है, बस एक आयन दूसरे से रिप्लेस हो जाते हैं और ऐसा करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। कहीं कोई इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन या अरेंजमेंट या शेयरिंग वगैरह का इसमें बात नहीं हो रहा है, इसलिए रिएक्शंस काफ़ी फास्ट होते हैं। तो ये नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात की है हम लोग। इसके बाद जो और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं बचे हुए, तो अभी तक जो इसमें हम लोग देखे, नंबर 1 फिजिकल स्टेट, नंबर 2 सॉल्युबिलिटी, नंबर 3 ब्रिटलनेस, नंबर 4 इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, नंबर 5 नेचर ऑफ रिएक्शन। अब नंबर 6 आइसोमॉर्फिज्म, और एक होता है आइसोमेरिज्म। दोनों एक जैसा सुनने में लगता है, अंतर है, क्या अंतर है? आइसोमॉर्फिज्म में क्या होता है कि जो फॉर्मूला होता है कंपाउंड का वह डिफरेंट होता है, लेकिन जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वह सेम होता है। द कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट फॉर्मूला बट सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमॉर्फस, एंड दिस प्रॉपर्टी of being same crystal structure with different formula is called isomorphism. आइसोमेरिज्म में इसका उल्टा होता है। आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि फॉर्मूला सेम होता है लेकिन जो स्ट्रक्चर है वह डिफरेंट होता है। तो यदि दो या अधिक कंपाउंड्स जिनका फॉर्मूला अलग लेकिन क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है तो आइसोमॉर्फिज्म कहलाएगा। दो या अधिक कंपाउंड्स जिनका फॉर्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो इसको आइसोमेरिज्म बोलते हैं। आइसोमॉर्फिज्म आयनिक कंपाउंड्स एग्जिबिट करते हैं, आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करते हैं। आइसोमेरिज्म एग्जिबिट क्यों नहीं करते हैं? तो आइसोमेरिज्म वही कंपाउंड्स एग्जिबिट करते हैं जिसका बॉन्ड डायरेक्शनल नेचर का हो, डायरेक्शनल नेचर ऑफ बॉन्ड। और हम लोग पढ़े पीछे कि आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है, आयनिक बॉन्ड का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो चूंकि आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल है इसीलिए वे आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे आयनिक कंपाउंड्स, क्योंकि आइसोमेरिज्म वही शो करते हैं जिसका बॉन्ड डायरेक्शनल है। जैसे कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल नेचर का है तो जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वे आइसोमेरिज्म शो करते हैं। कैसे शो करते हैं जब कोवलेंट कंपाउंड पढ़ेंगे वहाँ हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी यदि एग्जाम में क्वेश्चन आए कि आयनिक कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म शो क्यों नहीं करते हैं तो एक लाइन में जवाब देंगे कि आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल है, दैट्स वाई आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट एग्जिबिट आइसोमेरिज्म। आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं मतलब दो या अधिक आयनिक कंपाउंड्स जिनका फॉर्मूला अलग होगा लेकिन क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होगा उनका सेम होगा। और क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम कैसे होगा या कब होगा? तो उसके लिए कंडीशन है कि जो केटायन और एनायन है दोनों का उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आइडेंटिकल होना चाहिए, आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तब जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लेते हो NaF और MgO, इसमें केटायन है Na+, इसमें है Mg2+। कन्फिग्रेशन यदि लिखोगे तो सोडियम का होता है 281 तो Na+ है तो हो जाएगा 2 और 8। मैग्नीशियम का होता है 282
तो कन्फिग्रेशन लिखोगे यदि Mg2+ का तो हो जाएगा 2,8। तो ज़रा दोनों का कन्फिग्रेशन देख लो, 2,8 2,8। उसी प्रकार से F- है तो F का एटॉमिक नंबर 9, तो 2 और 7, लेकिन F- है तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा 2 और 8। ऑक्सीजन का 8 होता है तो कन्फिग्रेशन आप लिखोगे तो 2 और 6, यहाँ वो डबल माइनस है तो O का 8। तो जब O डबल माइनस का लिखोगे 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा 2 और 8। तो देखो ये भी सेम हो गया। तो जब दोनों आयनिक कंपाउंड्स के केटायन और एनायन का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो तो ऐसे कंपाउंड्स का क्रिस्टल अरेंजमेंट सेम होता है। मतलब जैसा अरेंजमेंट यहाँ सोडियम आयन का होगा वैसे ही यहाँ मैग्नीशियम आयन का, जैसा अरेंजमेंट यहाँ फ्लोराइड आयन का, सेम अरेंजमेंट ऑक्साइड आयन का। मतलब NaF और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है MgO, इन दोनों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम कैसा होगा। तो यह क्रिस्टल स्ट्रक्चर बहुत बड़ा टॉपिक है और डिटेल में इसको पढ़ना है क्लास 12th सॉलिड स्टेट में, तो वहाँ हम लोग पढ़ेंगे। बस अभी नेचर जान रहे थे हम लोग। मान के चलो एग्जामिनेशन में आ जाए कि ऐसे पेयर ऑफ कंपाउंड्स दिए हुए रहें और पूछा जाए कि कौन आइसोमॉर्फिज्म शो करेंगे कौन नहीं करेंगे, तो ऐसे आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के आधार पे बता देना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यदि आइडेंटिकल हो रहा है तो बोल देना कि आइसोमॉर्फिज्म शो करेंगे, और नहीं हो रहा है मतलब आइसोमॉर्फिज्म शो नहीं करेंगे। तो ये सभी हुए आयनिक कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज। तो आयनिक कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज को हमने देखा, आयनिक बॉन्ड के प्रॉपर्टीज को देखा, आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, इन सारी बातों को हम लोग देख चुके हैं, समझ चुके हैं। अब अगला जो इसमें टॉपिक आता है वह है फैक्टर्स फेवरिंग द आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। फैक्टर्स फेवरिंग द आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। वैसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के फेवर में है, मतलब आयनिक बॉन्ड बनता ही क्यों है। आयनिक बॉन्ड बनता है आयनों के बीच, केटायन और एनायन के बीच। केटायन बनता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मेटल एटम, और एनायन बनता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय नॉन मेटल एटम। तो एक आयनिक बॉन्ड तभी बनेगा जब केटायन और एनायन हो, और केटायन एनायन ओरिजिनल स्पीशीज नहीं होते हैं, ये बनते हैं मेटल एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन लॉस से और नॉन मेटल एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन गेन से। तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन डिपेंड किया केटायन और एनायन पर, और केटायन एनायन का फॉर्मेशन डिपेंड किया मेटल और नॉन मेटल के नेचर पे। अब मेटल जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना जल्दी केटायन बनेगा, नॉन मेटल जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना जल्दी एनायन बनेगा, और केटायन एनायन जितना जल्दी बनेगा उतना ही जल्दी आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन सब डिपेंड करेगा इस मेटल और नॉन मेटल के नेचर पे। तो यदि कोई पूछे कि मेटल और नॉन मेटल के बीच ही आयनिक बॉन्ड क्यों बनता है, मेटल मेटल के बीच क्यों नहीं, या नॉन मेटल के बीच क्यों नहीं बनता आयनिक बॉन्ड, तो उसी का एक्सप्लेनेशन हम लोग देंगे। तो कई फैक्टर्स है इसमें। सबसे पहला फैक्टर्स है कि फीवर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल, कि जो मेटल एटम्स होते हैं ना उनके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होता है। जनरली कोई मेटल है तो उसके वैलेंस सेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 होगा या तो 3 होगा, बहुत रेयरली हुआ तो 4 होगा। अब हम लोग जानते हैं कि वैलेंस सेल में यदि 8 इलेक्ट्रॉन हो तो स्टेबल होगा। अब मान लो जिस मेटल का वैलेंस सेल में 2 है तो 8 करने के लिए तो इसको 6 गेन करना होगा, और 6 गेन करना इसके लिए असंभव है, इम्पॉसिबल है। इसलिए क्या करेगा कि जब 6 गेन नहीं कर पाएगा तो या 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, और जब 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो यह बदल जाएगा केटायन में, और केटायन बन गया मतलब अब क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। उसी प्रकार से दूसरा फैक्टर, ग्रेटर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ
नॉन मेटल, कि जो नॉन मेटल होते हैं उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। जनरली नॉन मेटल के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, 6 होते हैं या 7, होने कितने चाहिए 8। अब मान लो जिसका वैलेंस शेल में 7 है तो 8 करने के लिए तो उसको एक ही चाहिए ना, और एक ही चाहिए तो जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन गेन करके 8 कर लेगा। और यदि इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एनायन बनेगा, और जब एनायन बनेगा तो वही आगे क्या बनाएगा, आयनिक बॉन्ड। तो मेटल्स हैव फीवर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन and hence they have greater tendency to lose electron and form cation which favor the ionic bond formation. In similar way, non-metals have greater number of valence electron, that is they have a greater tendency to gain electron and form anions which favor the ionic bond formation. अब इलेक्ट्रॉन कम रहने से केवल लूज करने का टेंडेंसी बढ़ जाएगा या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहने से गेन करने का टेंडेंसी बढ़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो उसके लिए अगला फैक्टर इसमें है लो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल्स। आयोनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी नीडेड टू इजेक्ट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, सबसे लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन, उसको निकालने के लिए जो एनर्जी लगता है वही कहलाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। और हम लोग देख रहे हैं कि मेटल वही इलेक्ट्रॉन को लूज भी करता है जो उसके वैलेंस सेल में है। तो उस वैलेंस सेल को वैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉन है, यदि उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी कम लगता है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो केटायन जल्दी बनेगा, और केटायन जल्दी बनेगा मतलब आगे अब आयनिक बॉन्ड भी जल्दी बनेगा। तो मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली कम होता है, नॉन मेटल से तो कम होता ही है। तो मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी नॉन मेटल से कम है, इसका मतलब कि मेटल का इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी नॉन मेटल से ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी ज़्यादा है, इसका मतलब हुआ कि केटायन बनाने का टेंडेंसी ज़्यादा है, और केटायन जब जल्दी बनेगा तो वही फिर आगे आयनिक बॉन्ड बनाएगा। फोर्थ में है हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल, कि जो नॉन मेटल है उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होता है। अब यह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी। तो नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी ज़्यादा है, और उसका रीज़न हम लोग ये भी दे सकते हैं कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, उसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, इस हिसाब से। तो ड्यू टू ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अचीव ऑक्टेट, non-metals have high electron affinity, that is a greater tendency to gain electron, and due to this nature they form anion most easily, और बोले कि in a greater way और tendency than metals। और जब नॉन मेटल का एनायन बनाने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा तो वही एनायन फिर आगे चल के क्या बनाएगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा। तो मेटल्स हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी and hence they easily lose their valence electron and form cations which form ionic bond or favor the ionic bond formation. In similar basis, non-metals have greater electron affinity or high electron affinity, that is greater tendency to gain electron and hence form anion more easily, which further favor the ionic bond फॉर्मेशन। तो ये चारों फैक्टर्स हालांकि एक ही जैसे हैं, मिला जुला करके यदि देखोगे कि वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन का संख्या कम था इसलिए इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी रखा, और वो इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या था, कम। वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा था इसलिए गेन करने का टेंडेंसी रखा, और यह इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा था, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा था। और ये सभी फैक्टर ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेट किए, और ये दोनों एक दूसरे से, तो ये दोनों मतलब जो है ई पेयर और ई पेयर, ये दोनों बता रहा है कि जल्दी से केटायन बनाएगा मेटल और जल्दी से एनायन बनाएगा नॉन मेटल, और जब केटायन एनायन बन जाएगा तो वही आगे आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। अगला फैक्टर इसमें है आयनिक बॉन्ड का फैक्टर्स फेवरिंग में 5वां नंबर में ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस
ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मान लें कि ए कोई मेटल है, मेटल मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। बी को मान लो कोई नॉन मेटल है, नॉन मेटल का मतलब हुआ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एक्स ए मान लो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ ए है और एक्स बी को मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। अब ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैं मेटल और नॉन मेटल के, इनका डिफरेंस पे फोकस करना है हम लोग को। और डिफरेंस पे क्या फोकस करना है, डिफरेंस पे क्या फोकस करना है कि यदि एक्स बी माइनस एक्स ए ग्रेटर देन 1.7, माने बी और ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यदि 1.7 से ज़्यादा आया तो इसका मतलब हुआ कि ए बी हैज़ आयनिक बॉन्ड, ए बी में आयनिक बॉन्ड होगा। एग्जाम्पल के लिए आप ले लो NaF, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0, सोडियम का होता है 0.9। कंपेयर करो इन दोनों का, निकालो डिफरेंस, तो 4.0 माइनस 0.9 आ जाएगा 3.1 विच इज़ ग्रेटर देन 1.7। इसका मतलब कि NaF में कैसा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। सेकेंड केस इसका है कि यदि एक्स बी माइनस एक्स ए लेस देन 1.7 तो ए बी हैज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ए बी हैज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल के लिए HCl ले लो, क्लोरीन का होता है 3.0, इसका 2.2, डिफरेंस निकालोगे तो 3.0 माइनस 2.2 तो आ गया 0.8 विच इज लेस देन 1.7। इसका मतलब HCl में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। और एक लास्ट केस इसका तीसरा कि यदि डिफरेंस 0 आ जाए, एक्स बी माइनस एक्स ए बराबर 0, तो ए बी फिर ए बी नहीं रहेगा, 0 तभी आएगा जब दोनों एटम सेम हो। और जब दोनों एटम सेम होंगे तो इस ए बी को आप A2 लिखो चाहे B2 लिखो, तो फिर इसमें कैसा होगा, नन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, नन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल के लिए H2 है, Cl2 है, Br2 है, O2 है, ये सभी। तो दो एटम्स जो आपस में कंबाइन किए हुए हैं, यदि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से ज़्यादा हो, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है यार, तो वे आयनिक बॉन्ड से जुड़े रहेंगे। 1.7 से कम हो लेकिन 0 से ज़्यादा, 1.7 से कम लेकिन 0 से ज़्यादा तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, और यदि 0 के बराबर होगा तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि आयनिक बॉन्ड बनने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए, और यह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा तभी होगा जब आप एक मेटल लोगे और दूसरा नॉन मेटल लोगे। यहाँ दोनों आपने नॉन मेटल लिया H और Cl, तो देखो डिफरेंस 1.7 से कम आया। तो आयनिक बॉन्ड बनने का जो रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा, यह तभी होगा जब एक मेटल और एक नॉन मेटल लेंगे, दोनों मेटल या दोनों नॉन मेटल लेंगे तो वह डिफरेंस हमेशा 1.7 से कम आएगा। और 1.7 से कम आया तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, वहाँ आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इस तरह से ये 5 फैक्टर्स हमने देखा आयनिक बॉन्ड बनने का जो फेवर में थे। पहला, मेटल के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनों का कम होना, नॉन मेटल का वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा होना, मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी कम होना, नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होना, और पांचवा कि मेटल और नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होना, ज़्यादा मैंने 1.7। तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे कोई भी 4 कंपाउंड्स दिए हुए रहेंगे, पूछेगा कि किस कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड है, या किस में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, या किस में नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इसके आधार पर आप बता सकते हो। उसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। तब एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लैटिस एनर्जी, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।